एक रेड कलर है, रेड कलर, एक ब्लू है, ब्लू कलर। रेड कलर और ब्लू कलर में वेवलेंथ किसकी ज्यादा है? वेवलेंथ ज्यादा किसकी है इन दोनों में से? हैंड रेज कर लो जिसको पता है। बस ओनली ये बताना है कि किसकी ज्यादा है, कितनी ज्यादा, वो नहीं पूछेंगे। गीत तो बताओ, गीत तो अनम्यूट करके बताओ। सर रेड कलर। रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज्यादा? ये ठीक है, ठीक है, रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, क्योंकि हमने ऐसे पढ़ा था VIBGYOR, विबग्योर। और इसकी वेवलेंथ मैंने ऐसे बताई थी, 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर। तो देखो, वोयलेट की तो 400 है और इसकी 700 है, तो बी तो बीच में रह गया। तो रेड की वेवलेंथ इसमें, इन सभी कलर्स में रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा और वोयलेट की सबसे कम। इनके बीच में डिफरेंस 50-50 का होता है। वोयलेट की 400 है, इसकी 450, इसकी 500, 550, 600, 650 और 700। ठीक है ना, 50 का डिफरेंस है। कल जो मैंने डायग्राम भेजा था उस डायग्राम में भी देख सकते हो, फिर देख लो। वोयलेट की 400 दिखा रखी है, तो इससे आगे वाले इंडियो की 450, इसकी 500, 55 और इसकी हो जाएगी 600, इसकी 650 और इसकी 700। बस 50-50 का डिफरेंस है सभी में। ठीक है ना, तो ऐसा क्वेश्चन भी आता है, कई कलर दे देंगे ऐसे और ऐसे कह देंगे इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ में बताओ, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ में बताओ, इस तरह से। चलो ठीक है, चलो तो अब जो टॉपिक रह गए थे ना वो डिस्कस करते हैं। बाकी तो मैंने कल उनका नाम तुम्हें बता दिया था और तुम्हें आते हैं वो, पूछ लेते हैं किसको आते हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या, कौन बताएगा? ग्रीन हाउस इफेक्ट, रेज योर हैंड। कहाँ पे होता है? शिवम बताओ, शिवम। एटमॉस्फेयर में। एटमोस्फेयर में मतलब इससे क्या इफेक्ट पड़ता है, किस तरह से क्या होता है? कहीं एग्जांपल दे सकते हो कहाँ पर होता है ज्यादा? सर इसमें वो कहाँ पर? ग्रीन हाउस इफेक्ट है। चलो देखो मैं बताता हूँ, सरकार चलो चलो इधर ध्यान दो। हाँ होता है, देखो ग्रीन हाउस इफेक्ट का मतलब ये है, समझेंगे पहले। देखो इस तरह समझेंगे कि जो हिल एरिया होता है ना, हिल्स माउंटेन ये एरिया होता है, यहाँ पे ठंड ज्यादा पड़ती है, ठंड ज्यादा पड़ती है, कोल्ड। ठीक है, रात के समय ज्यादा पड़ती है, ठीक है ना, नाइट में ठंड ज्यादा पड़ती है, दिन में धूप निकल जाती है। जैसे अपने यहाँ तो बारिश का मौसम है, तो बारिश का मौसम है तो कोई जरूरी नहीं है दिन में धूप निकले, निकल भी जाए ना भी निकले, बादल आ जाएंगे तो नहीं निकलेगी। जो हिल एरिया ना, माउंटेन वाले एरिया, वहाँ पे दिन में धूप निकलती है, तो दिन में टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता है, लेकिन रात को बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है, बर्फ भी पड़ती है। हिल्स वाला एरिया है, और रात को अगर बर्फ पड़ती है तो टेम्परेचर डाउन चला जाता है, टेम्परेचर डाउन चला जाता है बहुत ज्यादा। और टेम्परेचर अगर डाउन चला जाएगा ना, तो वहाँ पे जो पेड़ पौधे हैं ना, जो छोटे छोटे पौधे हैं या फिर वेजिटेबल्स हैं,
वो ज्यादा ठंड से खराब हो जाएंगी, जो ज्यादा ठंड से खराब हो जाती हैं। तो उसके लिए फिर क्या करते हैं, उसके लिए पॉली हाउस बनाते हैं, पॉली हाउस। जैसे अपने भी आजकल यहाँ पे रहने लगे, ये रोड के कहीं भी इधर उधर जाते हैं ना, तो रोड के साइड में इस तरह से दिख जाते हैं हमें, इस तरह की हेड टाइप की होती है। इनके ऊपर ट्रांसपेरेंट एक कवर लगा होता है, ट्रांसपेरेंट कवर। इस तरह की झोपड़ी टाइप की होती है, घर टाइप का होता है, ट्रांसपेरेंट कवर मतलब पॉलिथीन टाइप का कवर होता है। उसके अंदर वेजिटेबल्स होती हैं, वेजिटेबल लगाई होती हैं, या फिर ये छोटे छोटे पौधे होते हैं ना, इनको लगाया होता है। तो इसका फायदा ये है कि इस तरह से वो ट्रांसपेरेंट कागज क्यों लगाते हैं इसके ऊपर, ट्रांसपेरेंट कवरिंग पॉलिथीन की क्यों लगाते हैं इसके ऊपर, जो हिल्स वाला एरिया ना, वहाँ पे वेजिटेबल्स अगर उगानी है या छोटे पौधों को बचा के रखना है, तो इस तरह से करते हैं, पॉली हाउस बनाते हैं उनके ऊपर से। क्यों बनाते हैं, क्योंकि अगर ये ट्रांसपेरेंट है ना, तो सन से जो लाइट आएगी ना, वो इसको अंदर पेनिट्रेट कर जाएगी। सन से दिन में लाइट आएगी, वो अंदर पेनिट्रेट कर जाएगी और फिर बाहर नहीं निकल पाएगी, तो अंदर गर्म रहेगा। और रात के समय जब ठंड पड़ेगी ना, रात के समय जब ज्यादा ठंड हो जाएगी, तो भी इसके अंदर जो दिन में लाइट आई थी ना, जो दिन में लाइट आई थी, वो इसके अंदर उसकी हीट है वो ट्रैप रहेगी, और रात को भी अंदर टेम्परेचर नॉर्मल रहेगा, ठंड नहीं रहेगी। तो इसी को क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट। इसी को कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट, कि हम सन की सनलाइट आती है, उससे हीट है उसको हम ट्रैप कर लेते हैं, और वो रात के समय पौधों को हेल्प करती है, वेजिटेबल को हेल्प करती है। तो अब ये बताना है कि सन से जो लाइट आएगी ना, सन से जो लाइट आएगी, इसमें ऐसी कौन सी लाइट रे है, ऐसी कौन सी वेव है जो इसके अंदर हीट प्रोड्यूस करती है, जो इसको गर्म रखती है, वो कौन सी वेव है जिसके अंदर हीटिंग इफेक्ट होता है। बताओ, यस बताओ। सर इंफ्रारेड। हाँ, इंफ्रारेड रेज होती है जिसके अंदर हीटिंग इफेक्ट होता है। जैसे हम भी अगर बाहर धूप में खड़े हैं, तो धूप लगती है ना, ज्यादा हीट फील होती है, इंफ्रारेड रेज की वजह से होती है। या फिर सोलर कुकर है, बाहर धूप में रख के उससे फूड कुकिंग करते हैं, उनमें भी सब में कौन सी रे यूज होती है, इंफ्रारेड रेज। ठीक है। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, ये तो हमने नॉर्मल वैसे देख लिया कि भी ज्यादा ठंड है वहां पे इस तरह के पॉली हाउस बना लेंगे। वैसे अगर हम हमारी अर्थ के बारे में देखेंगे ना, अर्थ के बारे में, जैसे ये अर्थ है, अर्थ है, अर्थ है, और ऊपर से अपना एटमोस्फियर है, एटमोस्फियर। तो एटमोस्फियर क्या होता है, एटमोस्फियर के अंदर तो गैसेज होती हैं, गैसेज, है ना। ऊपर जो गैस इकट्ठी हो रही है ना, इसी को एटमोस्फियर कहते हैं। जैसे हवा चलती है, हवा के अंदर बहुत सारी गैसें होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। तो अर्थ के ऊपर अपना जो एटमोस्फियर है, या फिर अर्थ के चारों तरफ जो भी एटमोस्फियर है, एटमोस्फियर, ये एक लेयर का काम करता है, ये एक लेयर का काम करता है। और जैसे ऊपर जाते जाएंगे ना, तो कुछ हाइट तक ही है एटमोस्फियर, उसके बाद एटमोस्फियर नहीं, उसके पास तो वैक्यूम आ जाएगा, बिल्कुल वैक्यूम। अर्थ के चारों तरफ कुछ हाइट तक ही एटमोस्फियर है, उसके बाद तो वैक्यूम आ जाएगा। और जैसे पहाड़ों पे चढ़ते हैं ना लोग, माउंट एवरेस्ट है, पहाड़ों पे चढ़ते हैं, माउंट एवरेस्ट है, पहाड़ों पे चढ़ेंगे चढ़ेंगे तो धीरे धीरे ऑक्सीजन खत्म हो जाती है, मतलब ऊपर जाते जाएंगे तो गैस खत्म हो जाएगी, ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी, और ऊपर और भी ऊपर जाएंगे तो एटमोस्फियर भी खत्म, एटमोस्फियर का मतलब गैसेज, मिक्सर ऑफ गैसेज खत्म हो जाएगा। तो गैस ने जो ये लेयर बना रखी है ना, जो लेयर बना रखी है, जैसे ओजोन लेयर भी कहते हैं, लेयर बना रखी है, ये लेयर इस पॉली हाउस का ही काम करती है, कि सन से जो लाइट आती है, सन से जो लाइट आती है अपने एटमोस्फेयर में एंटर कर जाती है, एटमोस्फेयर में। और ये एटमोस्फेयर की जो भी गैसेज है ना, एटमोस्फेयर की जो भी गैसेज है, ये अर्थ को गर्म रखती हैं फिर, क्योंकि यहाँ से जो सनलाइट आएगी उसमें जो हीट एनर्जी आएगी वो यहाँ पे ट्रैप हो जाएगी, इन गैस की वजह से ट्रैप हो जाएगी, गैस का एक एनवलप है, और ये गैसें उसको बाहर नहीं जाने देंगी। तो अर्थ का टेम्परेचर रात को भी डाउन नहीं होगा, क्योंकि दिन में तो सनलाइट आएगी तो अर्थ वैसे ही गर्म रहेगी, लेकिन रात को तो सनलाइट नहीं आती ना, तो सन से हीट नहीं आती रात को। तो इसलिए हमारे अर्थ का टेम्परेचर नॉर्मल किस वजह से रहता है, एटमोस्फियर की वजह से, क्योंकि एटमोस्फियर एक प्रोटेक्टिव लेयर का काम करता है, जो हीट को बाहर नहीं जाने देता, हीट को यही ट्रैप करके रखता है। अगर एटमोस्फियर ना हो तो सारी अर्थ के ऊपर रात को बर्फ पड़ेगी, अगर एटमोस्फेयर ना हो तो सारी अर्थ के ऊपर रात को बर्फ पड़ेगी। तो हर जगह बर्फ क्यों नहीं पड़ती, क्योंकि जो गैस है ये दिन में जो हीट आती है उसको ट्रैप करके रखती है और टेम्परेचर नॉर्मल रहता है। तो जो अर्थ को गर्मी देता है ना, ये इस प्रोसेस की वजह से अर्थ को वार्मनेस मिलती है, गर्माहट मिलती है। इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक है, ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है,
दिस इज द फिनोमेना विच गिव्स अर्थ सरफेस वार्मनेस एंड लाइट। अर्थ सरफेस को जो लाइट देता है और गर्माहट देता है, इसी को ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। कैसे देता है? बिकॉज गैस इज प्रेजेंट इन एटमोस्फेयर ट्रैप द हीट ड्यूरिंग डे टाइम। डे टाइम में हीट को ट्रैप कर लेते हैं। एंड ड्यू टू दिस अर्थ टेम्परेचर रिमेन्स नॉर्मल ड्यूरिंग नाइट ऑल्सो, कि रात के टाइम भी नॉर्मल रहता है, इसी को ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। तो ऐसी कौन सी हैं ग्रीन हाउस गैसेज? ग्रीन हाउस गैसेज कौन सी हैं? ये तो हीट जो प्रोड्यूस करती है वो तो इंफ्रारेड रे होगी, है ना, रेज। ऐसी कौन सी गैस है जिसकी वजह से एटमोस्फेयर गर्म रहता है? तो ग्रीन हाउस गैसेज पूछ लेते हैं कई बार एक नंबर में कि कौन सी है ग्रीन हाउस गैसेज। तो हमने याद रखना है कि ग्रीन हाउस गैसेज कौन सी हैं। वैसे तो पहले तुमने पढ़ भी रखा होगा, एक आधी जान भी होंगी। तो ग्रीन हाउस गैसेज में एक तो है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, एक है CH4, CH4 को मीथेन कहते हैं, मीथेन, और एक है नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, और नेक्स्ट है फ्लोरिनेटेड गैस, जिसमें फ्लोरिन हो, फ्लोरिनेटेड गैस। तो ये ग्रीन हाउस गैसेज है। तो एक नंबर में ये भी पूछ लेते हैं, इसकी डेफिनेशन भी पूछ लेंगे, व्हाट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट? इट इज अ फिनोमेना विच गिव अर्थ सरफेस वार्मनेस एंड लाइट। ठीक है। फिर ओजोन लेयर के बारे में पढ़ रखा है। ओजोन लेयर बताओ फिर, ओजोन लेयर की इंपॉर्टेंस क्या है? व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ ओजोन लेयर? या फिर व्हाट इज ओजोन लेयर, किस किस को पता है? पता तो कईयों को है, वो बताने में एजिटेशन कर रहे हैं। ध्रुवी बताओ, ध्रुवी बताओ। सर ओजोन लेयर हमें हार्मफुल यूवी रेज से प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, ये इसकी इंपॉर्टेंस है। वैसे ओजोन लेयर है क्या? क्या होता है इसके अंदर? देखो मैंने ये सर बताया ये था, ये लेयर वाली तो लेयर। हाँ बताओ बताओ। एटमॉस्फेयर के ऊपर, सर ये अर्थ के एटमॉस्फेयर के ऊपर एक लेयर होती है। ठीक है ठीक है। अर्थ के एटमॉस्फेयर में भी ये, अर्थ के एटमॉस्फेयर में ही एक लेयर होती है, लेयर। और मैंने बताया था इस लेयर में क्या होती है? गैसेज, है ना, गैस। तो गैस की एक लेयर है। और ओजोन लेयर में कौन सी गैस होती है? O3। O3 केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, O3। ठीक है ना। तो इसके अंदर O3 गैस होती है ओजोन लेयर के अंदर। एक तो होती है O2 होती है ना, ऑक्सीजन, और ये O3 है, तो O3 गैस होती है इसके अंदर। ठीक है, इतना ही था। एक जो सन से जो लाइट आएगी ना, सन से लाइट आएगी, तो इसके अंदर जो भी एनर्जी होती है, इसका फॉर्मूला है H सन से लाइट आएगी जो भी, तो जो भी रेडिएशन आती है उन रेडिएशन की एनर्जी का फॉर्मूला है H। H है प्लैंक कांस्टेंट, और प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू तुम्हें पता होगी, न्यू है फ्रीक्वेंसी। ठीक है ना। इसी फ्रीक्वेंसी को हम वेवलेंथ की फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं देखो, सन से जो लाइट आती है उसके अंदर रेडिएशन के अंदर एनर्जी होती है H। और कल हमने पढ़ा था V इज इक्वल टू न्यू लेमडा। V वेलोसिटी थी ना, और EM वेव की वेलोसिटी को तो C से रिप्रेजेंट करते हैं, तो C इज इक्वल टू न्यू लेमडा। तो न्यू की वैल्यू यहाँ से निकाल लो, लेमडा इधर ले जाओ, C बाई लेमडा। तो न्यू की वैल्यू C बाई लेमडा। तो कई जगह ऐसा लिखा मिल जाएगा कि सन से लाइट आती है या फिर रेडिएशन आती है तो रेडिएशन की एनर्जी इतनी है। कई जगह ऐसा भी लिखा मिल जाएगा HC बाई लेमडा। ठीक है ना। तो जैसे सन से विबग्योर है, रेड लाइट आती है, और रेड लाइट अगर आती है तो रेड लाइट की एनर्जी कितनी है? रेड लाइट की एनर्जी हम इससे निकाल लेंगे, प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू पुट कर देंगे 6.6 इंटू 10⁻34। सी की वैल्यू पुट कर देंगे 3 इंटू 10⁸8। और रेड लाइट की वेवलेंथ क्या बताई थी? 700 नैनोमीटर, नैनो 10⁻9। इसको सोल्व कर लेंगे, इतनी एनर्जी है रेड लाइट के अंदर, है ना। तो किसी भी लाइट की अगर एनर्जी निकालनी हो, किसी भी रेज की एनर्जी निकालनी हो, तो उसकी वेवलेंथ पता होनी चाहिए। ये तो कांस्टेंट चीजें। ठीक है, ठीक है। तो चैप्टर हो गया पूरा। अब इसके न्यूमेरिकल करते हैं। तो मैं क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, रफ नोटबुक और पेन रेडी कर लो। जिसको भी समझ में आ जाए वो हैंड रेज कर लेना। बेसिक क्वेश्चन है, सिंपल नॉर्मल, आसान यूनिट है बिल्कुल। और ये फाइनल एग्जाम में नियरली 5 मार्क्स की आएगी, 5 मार्क्स की। तो ये 5 मार्क्स कहीं नहीं जाने चाहिए। चलो मैं क्वेश्चन दिखाता हूँ और तुमने सोल्व करके बताना है।
ये क्वेश्चन है। 7th एग्जांपल, ए प्लेन electromagnetic wave of frequency 25 megahertz travel in free space along x direction at a particular point in space and time. Electric field is equal to 6.3 J volt per meter. What is B at this point? इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो देख लो, गिवन है वो लिख लो, फ्रीक्वेंसी दे रखी है, इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है, ये दो चीजें लिखो। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 25 मेगाहर्ट्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड 6.3, आगे जे है, जे यूनिट वेक्टर, यूनिट है वोल्ट पर मीटर, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। नोट कर लो एक बार, फिर बताओ कैसे निकालोगे। बुक की तरफ ध्यान नहीं जाना चाहिए किसी का, कभी देख के टिप दो, कितना आसान क्वेश्चन है। मैं पूछूंगा, कोई दूसरा तरीका ही पूछ लूंगा, हमने जो नोट्स पढ़े उसी फॉर्मूले से सोल्व करना है, कभी इसमें देख के ऐसे ही कर दो सोल्व। ठीक है, तो नोट हो गया, कर लो सोल्व। इलेक्ट्रिक फील्ड है 6.3 जे वोल्ट पर मीटर। मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड, करो सोल्व। का रेशियो ई नोट बाई बी नोट का रेशियो स्पीड ऑफ ईएम वेव के इक्वल होती है या फिर स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल होता है। तो देखो ई की वैल्यू दे रखी है 6.3, सी की वैल्यू पता है 3 इंटू 10⁸ बी तो आ जाएगा, तो बी निकालना, तो बी को इधर ले जाओ, तो हम बी को इधर ले गए, सी इसके नीचे ले जाओ, तो ई बाई सी कितना है, ई ये रहा, ई की वैल्यू 6.3, सी की वैल्यू 3 इंटू 10⁸, इसको इससे डिवाइड कर दो, 2.1 हो गया ये, और इसको ऊपर ले जाओ 10⁻⁻8, मैग्नेटिक फील्ड इतना आ जाएगा। साथ में इसकी यूनिट लिख देंगे, मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट टेस्ला होती है। बिल्कुल आसान है। अब ये बताओ, इसने ये कह रखा है, ये ईएम वेव है ना, उसकी फ्रीक्वेंसी इतनी है, और ये ईएम वेव है, ये एक्स एक्सिस में जा रही है, ईएम वेव है वो एक्स एक्सिस में जा रही है, और इसने इलेक्ट्रिक फील्ड ये दे रखा है, तो ये अपने आप देखो कौन सी डायरेक्शन में, मुझे नहीं पता है ना। तो ईएम वेव एक्स डायरेक्शन में जा रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड इतना दे रखा है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन और बताओ, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन बताओ। एक एक नंबर में ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे, जिसको भी पता लग जाए हैंड रेज करेगा। विवेक बताओ, विवेक। विवेक ठीक है, कोई बात नहीं, शिवा बताओ। शिवा अनम्यूट करो अपने आप को और बताओ। सर डायरेक्शन जाएगी जेड एक्सिस। सर ई है जो ई की डायरेक्शन है वो वाई डायरेक्शन में है, और जो हमारी डब्ल्यू मतलब वेव है वो एक्स डायरेक्शन में है। तो जो ई और बी होता है वो क्रॉस प्रोडक्ट के हिसाब से ए इंटू बी इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा बी, तो हमारा बी की वैल्यू हो जाएगी, बी हमारे डायरेक्शन में आ जाएगा। अच्छा, इसकी डेफिनेशन में भी ऐसा कुछ था क्या, कि वो किस क्या क्या डायरेक्शन होती है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की, डेफिनेशन में भी कहीं था, ईएम वेव की डेफिनेशन में। अंशुल को बताना है क्या, हैंड रेज करो अगर बताना चाहते हो तो। ईएम वेव की डेफिनेशन के हिसाब से पूछूंगा अगर बताना चाहते हो तो। चलो देखो फिर, ठीक है, जिन्होंने हैंड रेज कर रखे हैं वो चेक कर लो, सही हैंड रेज कर रखे हैं क्या। देखो, हमने ये पढ़ा था कि ईएम वेव अगर इस डायरेक्शन में जा रही है, तो ईएम वेव के अंदर ईएम इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, है ना, तो ये हो गए परपेंडिकुलर, और इसकी डायरेक्शन से भी परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है विवेक, जिस डायरेक्शन में ईएम वेव जा रही है उससे भी ये दोनों परपेंडिकुलर होते हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ जे लगा दिया, तो एक यूनिट वेक्टर होता है आई, एक जे और एक के, ये एक्स एक्सिस में, ये वाई एक्सिस में और ये जेड एक्सिस में, है ना। जे बता रखा तो वाई एक्सिस में है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो वाई एक्सिस में है, तो वाई एक्सिस ये मान लिया हमने,
वाई एक्सिस ये मान लिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस एक्सिस में है, तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे आ गया जेड एक्सिस में, है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड है वो जेड एक्सिस में है। लेकिन अब यही पूछ सकता है कि जेड एक्सिस पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है, जेड एक्सिस पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है, ऐसे भी पूछ सकता है। पर ऐसे ही पूछ सकता है तो देखो फिर, वैसे इसमें सिंपल जो जेड बता दिया ना आंसर तो वही है, पर क्वेश्चन एग्जाम में क्या पता नेगेटिव भी आता हो, कोई ऐसे क्वेश्चन दे रखा हो जिसमें माइनस जेड एक्सिस आता हो, क्योंकि माइनस जेड एक्सिस है ना वो भी इससे परपेंडिकुलर है, वो भी परपेंडिकुलर है, मैच तो कर रही है डेफिनेशन। चलो देखो फिर, तो जब भी हम डायरेक्शन निकालेंगे तो ये फॉर्मूला लगाएंगे ई क्रॉस बी, ये ई क्रॉस बी है ना, ये ई वेव की डायरेक्शन बताती है ई क्रॉस बी, तो ई क्रॉस बी से हम सोल्व करेंगे, और ई क्रॉस बी से सोल्व करेंगे तो चलो देखो फिर किस तरह से सोल्व करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, ये ई क्रॉस बी है, ये किसकी डायरेक्शन बताती है, ई एम वेव की डायरेक्शन बताती है, ई एम वेव की डायरेक्शन। और ई एम वेव की अगर ये डायरेक्शन बताती है तो देखो फिर ई किस डायरेक्शन में है, ई दे रखा है यहाँ पे, जे दे रखा है ना यूनिट वेक्टर, तो इसका यूनिट वेक्टर जे दे रखा है, इसका यूनिट वेक्टर जे दे रखा है, और इसका हमें पता नहीं, इसका हमें पता नहीं, इसका पता नहीं तो के मान लो, के नहीं, इसका पता नहीं तो एक्स मान लो, इसका पता नहीं तो एक्स डायरेक्शन मान लो, है ना। जैसे एक्स एक्स सिंपल वैसे मानते थे ना, ये मैं एक्स एक्स डायरेक्शन नहीं बता रहा, वैसे एक्स मान लिया, किसकी डायरेक्शन में नहीं पता तो उसको एक्स मान लो, ठीक है। ई एम वेव किस डायरेक्शन में जा रही है, ई एम वेव एक्स एक्सिस में जा रही है, और एक्स एक्सिस की डायरेक्शन तो हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं, आई से, तो ई एम वेव की जगह यहाँ पे आई लिख दिया, है ना, आई। तो देखो यहाँ पे जे है, यहाँ पे हमें पता नहीं, ये एक्स का मतलब यहाँ पे हमें नहीं पता, और यहाँ पर आई है, यहाँ पर आई है। तो 11th क्लास में वेक्टर पढ़ रखे तुमने, वेक्टर में ऐसे पढ़ रखा क्रॉस प्रोडक्ट, अगर आई क्रॉस जे है ना तो आंसर आएगा के, आई क्रॉस जे है तो आंसर आएगा के, अगर जे क्रॉस के है तो आंसर आएगा आई, इस तरह से आएगा, ये क्रॉस प्रोडक्ट है यूनिट वेक्टर की। तो देखो फिर यहाँ पे जे क्रॉस क्या है जिसकी वजह से आंसर आई आ जाए, क्योंकि ये ई एम वेव की डायरेक्शन है, और ये ई एम वेव की डायरेक्शन की इक्वल है, ई एम वेव एक्स एक्सिस में जा रही है, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन आई होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की जे दे रखी है, तो मैग्नेटिक फील्ड की क्या आएंगी, तो देखो फिर किससे मैच कर रहा है, जे क्रॉस के, तो के आएंगी, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो के आएगी, के का मतलब जेड एक्सिस और पॉजिटिव जेड एक्सिस, ऐसे बताना है। तो जो भी मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ इनका सॉल्यूशन विद क्वेश्चन भेजूंगा, और फिर नोटबुक में नोट करोगे, फिर नोटबुक में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि एक एक नंबर इनसे कट जाएगा नहीं तो। अभी नियरली 5 मिनट रहते हैं, उसके बाद दोबारा ज्वाइन कर लोगे सभी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करके दिखाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, और आसान तभी होगा जब फॉर्मूले याद होंगे। चलो देखो फिर क्या क्वेश्चन है, इसको सोल्व करके दिखाना है। ये क्वेश्चन है, magnetic field in a plane electromagnetic wave is given by by is equal to 2 into 10 to the power minus 7 sin 0.5 into 10 to the power 3x plus 1.5 into 10 to the power 11 t, और मैग्नेटिक फील्ड है तो पूरे यूनिट है टेस्ला। व्हाट इज द वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव, राइट एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सबसे पहले जो ऊपर इक्वेशन दे रखी ना, ये इक्वेशन लिख लो, नोट कर लो सभी। बुक के अंदर कोई नहीं देखेगा क्या है तुम्हारे बुक में, फोन के अंदर से देख के इक्वेशन लिख लो, बी वाई इज इक्वल टू पूरा लिखो। मैं स्क्रीन से देख रहा हूँ, कौन इसमें देख के लिख रहा है, कौन साइड में देख रहा है, कौन कहाँ पे देख रहा है, तो सभी का वीडियो ऑन होना चाहिए। फेस डिटेक्शन हमने पढ़ रखी है, किसकी इक्वेशन पढ़ रखी है, देखो ये पढ़ रखा है कि ई एम वेव इस डायरेक्शन में जा रही है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, और मैंने इसकी वेव बना के दिखाई थी, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में ना, तो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहा है, इस तरह से ई एम वेव की एक स्टेप है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट कर रहा है मतलब वेरिएशन है, मैग्नेटिक फील्ड में वेरिएशन है, तो इस तरह से इनकी इक्वेशन बताई थी, हमने इक्वेशन पढ़ी थी। वो इक्वेशन किसको याद है कि बी इज इक्वल टू क्या था, किसको याद है वो इक्वेशन, जैसे तुमने लिखी है ना इसी तरह की सेम इक्वेशन है, बस उससे मैच करके आंसर निकाल लेंगे। तो वो इक्वेशन किसको याद है, निशांत बताओ।
निशांत बताओ। निशांत अनम्यूट करो और बताओ। पुष्पम बता दो, पुष्पम बताओ। निशांत बोलो चलो। बी इक्वल टू क्या था? आवाज नहीं आई। सर बी इक्वल टू बी नॉट साइन और ब्रैकेट में के एक्स माइनस ओमेगा टी। साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। चल ठीक है, इसमें के एक्स क्या था जाना है? हाँ सर, ये तो वो था वेव नंबर के। ठीक है, वेव नंबर। और इसका फॉर्मूला? सर इसका फॉर्मूला था 2 पाई बाई लैम्डा। 2 पाई बाई लैम्डा, ठीक है। और ये क्या था? ये सर ओमेगा था, इसका फॉर्मूला था 2 पाई बाई टी था। एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, इसका फॉर्मूला ये 2 सर पाई बाई एंगुलर टी। फ्रीक्वेंसी ठीक है, तो जो क्वेश्चन, टी। जो इक्वेशन तुमने अब नोट कर ली ना, वो इससे मैच करवा दो, और इससे मैच करवा के वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो देखो जल्दी निकालो, सोल्व करो। जी सर। अब जो हैंड रेज करेगा उससे नहीं पूछूंगा मैं, जो हैंड रेज नहीं करेंगे उनसे पूछूंगा। जल्दी सोल्व कर लो। बिल्कुल आसान आसान क्वेश्चन में इनमें ही नंबर कट गए तो फिर फिजिक्स कहाँ से आएगी? राहुल का सोल्व हो गया? ठीक है, अभी पूछते हैं, रुको एक बार। बाकी भी सोल्व करो जल्दी।